तो सेंटर ऑफ मास हमने डिस्क्रीट सिस्टम का निकालना शुरू कर दिया था कि डिस्क्रीट सिस्टम है और उसका सेंटर ऑफ मास आप किस तरीके से निकालते हैं, m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। अगर मेरे पास 3 मासेस है, आपके पास XCOM निकल जाएगा, YCOM निकल जाएगा और ZCOM भी निकल जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास जहां पर मासेस बिल्कुल अलग अलग है, सपोज कि मास m1 है, ये मास m2 है, ये मास m3 है, ये अलग अलग मासेस है। और टीचर बोलता है भाई अगर इसका पोजीशन वेक्टर मेरे पास r1 है, इसका पोजीशन वेक्टर r2 है और इसका पोजीशन वेक्टर मेरे पास r3 है, तो बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कैसे दिया जाता है? शाबाश, बोल के बताओ, बोल के बताइए कितना आ जाएगा हमारे पास, m1 r1 प्लस ऑफ m2 इंटू r2 प्लस ऑफ मेरे पास m3 इंटू r3 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय, और ये हमारे पास किससे डिवाइड हो जाएगा, आपके पास m1 प्लस ऑफ m2 प्लस ऑफ m3, ये मेरे पास आ जाएगा RCOM। मल्टीप्लाई करना, ऐड करना, आई कैप को आई कैप के साथ, जे कैप को जे कैप के साथ, के कैप को के कैप के साथ। इसके बाद हमने जो डिस्कशन शुरू की थी, वो डिस्कशन के अंदर पॉइंट ये था कि आपके पास अगर एक 20 kg की बॉडी है और मेरे पास यहाँ पर एक 12 kg की बॉडी है, तो बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ पर लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास कहाँ पर लाई करेगा, 20 kg की नहीं है, लाई करेगा, ये यहाँ कहीं पर लाई करेगा। और अगर ये डिस्टेंस x है और टोटल डिस्टेंस अगर r है तो ये r माइनस x है। क्या फॉर्मूला बताया था, 20 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू, 12 r minus 6। बस वैल्यू डालनी है, आंसर आ जाना, वैल्यू डालनी है, आंसर आ जाना। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, ये दो कॉन्सेप्ट कोई भी बच्चा कर सकता है। तीसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या था, तीसरा कॉन्सेप्ट था हमारे पास यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम का, जिसको हम रिजिड बॉडी बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम जिसको हम रिजिड बॉडी बोलते हैं। रिजिड बॉडी के अंदर हमने ये सीखा था कि बहुत सारे मासेस एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं, और वो एक ही बॉडी को बना रहे हैं। ये मासेस अलग अलग बॉडीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन अगर बहुत सारे मासेस एक बॉडी को बनाते हैं तो सेंटर ऑफ मास जो होता है उसको निकालने का तरीका क्या हो जाता है, जैसे मुझे XCOM निकालना है तो dm इंटू एक्स और आपके पास डिवाइडेड बाई m, मुझे YCOM निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू dm अपॉन टोटल मास m, और ZCOM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ZDM अपॉन कैपिटल M। ये कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम के लिए, यह हमारे पास एक रिजिड बॉडी और कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम के लिए। अब बात अगर हम करें यहाँ पर, मेरे पास कुछ सिमेट्रिकल कॉन्टिन्यूअस रिजिड बॉडी होती है। सिमेट्रिकल का केस का मतलब हमारे पास क्या, स्फीयर हो गया, क्यूब हो गया, डिस्क हो गया, सिलेंडर हो गया, इन रिंग होगी, आपके पास रॉड होगी, तो इनका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वहीं पर सेंटर ऑफ मास लाई कर जाता है। यानी कि पहले लेवल के क्वेश्चन थे भाई कि मेरे पास यहाँ पर एक सिमेट्रिकल बॉडी है और इस सिमेट्रिकल बॉडीज के केस में आपका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करता है, एट सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर। बिल्कुल सही कहा आपने, एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर, तो ज्योमेट्रिकल सेंटर के ऊपर ये लाई करेगा। नेक्स्ट वन, हमारे पास यहाँ पर ये वाली चीज भी आ जाती है, और कल IIT एडवांस के अंदर पहले पेपर के अंदर लास्ट जो क्वेश्चन था वो मैंने +2 वालों को क्लास में करवाया हुआ था, वो मैंने +2 वालों को क्लास में करवाया गया था, और आपको भी उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की एक छोटी सी हिंट दे रखी है मैंने, ठीक है। और वो हिंट है बच्चे, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड द मोमेंटम, उससे रिलेटेड बच्चे हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ था कल। 19 बड़ा आसान क्वेश्चन था, मतलब कि वैल्यू डालनी और आंसर निकाल देना था। तो मैं +2 वाले बच्चों को जाके बताऊंगा कि देखो ये क्वेश्चन क्लास के अंदर डिस्कस किया था,
तो बच्चा बोलेगा हाँ सर डिस्कस तो किया था, बोला आगे ना क्वेश्चन, क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं। आप भी देखोगे कि अभी अभी पहले आप पेपर फोटो स्टेट कराओ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं और अब आपको अपनी तैयारी का लेवल चेंज करना पड़ेगा। ये बिल्कुल सिंपल है, ये बिल्कुल सिंपल है। क्या आपको अपनी तैयारी पहले अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, एग्जामिनर तो चेंज होगा नहीं, आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, तैयारी अपनी चेंज करनी पड़ेगी। चुपचाप बैठे रहोगे, फंक्शंस अटेंड करते रहोगे, या फिर बच्चे अपनी मर्जी से अपना कोर्स चलाओगे, फिर बहुत मुश्किल। इस बात का ध्यान रखना, अपना कोर्स अपने ढंग से मत चलाओ। एक चीज है ना कि टीचर जिस हिसाब से पढ़ा रहा है उसको उस हिसाब से पढ़ाने दीजिए, क्योंकि वो बेटर जानते हैं। अपने हिसाब से अगर आप पढ़ोगे तो रिजल्ट भी फिर आपका उस हिसाब से नहीं आएगा जिस हिसाब से टीचर लेकर आना चाहते हैं। तो इस वजह से जैसे मैंने बोल दिया एनसीईआरटी खत्म, तो मतलब संडे को बैठ के वो खत्म होनी चाहिए, उसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि अगर वो एक दिन में खत्म नहीं फिर कभी खत्म नहीं होगी, अब वो बहुत ये लंबी गेम जाएगी। तो आज बच्चे मैं कोशिश करता हूँ कि आपके एनसीईआरटी खत्म हो जाए, ताकि आप फटाफट इससे फारिग हो गए आगे की तरफ हो जाए। नेक्स्ट, फिर मेरे पास यहाँ पर पहले टाइप के क्वेश्चन आए जिसके अंदर मैंने कंबाइन किया किसको, सिमेट्रिकल बॉडीज को। कंबाइन द सिमेट्रिकल बॉडीज, कंबाइन द सिमेट्रिकल बॉडीज। जैसे हमने कंबाइन किया सिमेट्रिकल बॉडीज को और सेंटर ऑफ मास निकाला। इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास मुझे पता है, लेकिन कॉम्बिनेशन का कैसे निकालोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें समझाता हूँ, ये मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से एक सिलेंडर है, फोकस करना। ये मेरे पास एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर का मास है मेरे पास कैपिटल एम के जी। या हमारे पास सिलेंडर है, मास है कैपिटल एम के जी। इस सिलेंडर के ऊपर मैंने यहाँ पर एक स्फीयर को रख दिया, मैंने एक स्फीयर को रख दिया, स्फीयर, क्यूब भी रख सकते हैं, मैंने स्फीयर को रख दिया, कुछ भी वैसे आप रख सकते हैं। हमारे पास इसकी जो हाइट है ये हमारे पास 2r के बराबर, ये 2r के बराबर है। मास मेरे पास m kg। ये ऊपर जो स्फीयर रखा गया इसका मास भी मेरे पास m kg है और इसका जो रेडियस है वो मेरे पास r के बराबर है। अब ये जो इन दोनों बॉडीज के अपने अपने ज्योमेट्रिकल सेंटर है वो कौन सी एक्सिस पे लाई करेंगे, जरा बताओ कौन सी एक्सिस पे लाई करेंगे इनके ज्योमेट्रिकल सेंटर, एक्स एक्सिस पे कि वाई एक्सिस पे? वाई एक्सिस पे। टीचर बोलता है इन दोनों के अगर सेंटर ऑफ मास हमें पता है, इन दोनों के अपने अपने पता है, लेकिन कॉम्बिनेशन का कहां पर आएगा। और हमारे पास यहाँ पर ये ओरिजिन आ गया 0 0। तो अब सिलेंडर का पूरा मास कहां पर एज्यूम किया जाएगा, उसके अपने सेंटर ऑफ मास पे, यहाँ उसका पूरा मास यहाँ पर एज्यूम किया जाएगा सेंटर ऑफ मास पे, जो कि 0 0 से कितनी हाइट पर है, r पे। तो इसका मास m कहां पर एज्यूम किया जाएगा, 0 और कैपिटल R पे। इस स्फीयर का टोटल मास m kg पर एज्यूम किया जाएगा। और कितने डिस्टेंस पे जरा बता दो, 2r प्लस r। 2r इसकी हाइट है और r इसकी हाइट है, तो 0 और आपके पास कितना आ जाएगा, शाबाश बता दो। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। आपके पास जब बॉडी ऐसी मिलेगी जो सिमेट्रिकल है और रेगुलर शेप की है, तो आप इस बॉडी के पूरे मास को उनके अपने इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास पे ले जाओगे और उसके कोऑर्डिनेट ढूंढ लोगे ओरिजिन के हिसाब से। अब रह क्या गया क्वेश्चन, कुछ भी नहीं। मास m है जिसके कोऑर्डिनेट 0 और r है, मास m है जिसके कोऑर्डिनेट 0 और 3r है, और मुझे अब इन दोनों मासेस का क्या बताना है, सेंटर ऑफ मास। एक्स एक्सिस का तो कोई मतलब ही नहीं है, वाई सी ओ एम किसके बराबर आ जाएगा, m इंटू आर प्लस ऑफ m इंटू 3r डिवाइडेड बाई m प्लस ऑफ m। जल्दी बोलो क्या आंसर आ गया, शाबाश बोलो। ये मेरे पास आएगा 4mr अपॉन 2m। जल्दी बोलो क्या आंसर आ जाएगा, 2r। अब बताओ 2r कहाँ पर लाई कर रहा है, इन दोनों बॉडीज के बिल्कुल बाउंड्री पे, ये सेंटर ऑफ मास है। पर ऐसा क्यों, कोई बच्चा बता सकता है कि बगैर ये क्वेश्चन को सॉल्व किए वो प्रेडिक्ट कर सकता था कि सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? क्या आप में से कोई बच्चा नजूम ज्योतिष मतलब कि ज्योतिष विद्या में ऐसा हो सकता था
कि ऊपर वाला स्फीयर m kg का है, नीचे वाला सिलेंडर m kg का है, तो सेंटर ऑफ मास 2r पे लाई करेगा इस ओरिजिन से। कोई बच्चा बता सकता था बगैर कैलकुलेशन किए, बगैर कैलकुलेशन किए बता सकते थे आप? यस और नो? No, sir. बता सकते थे, क्योंकि जब दो मासेज इक्वल होते हैं तो सेंटर ऑफ मास उन दोनों के बाउंड्री पे बीच में, एग्जैक्ट बीच में लाई करेगा। ये आपके पास दोनों के बीच में, बिल्कुल बीच में लाई करेगा। और रीजन क्या है? क्योंकि उसका और इसका मास तो वो किसी भी एक बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, दोनों के बिल्कुल बीच में लाई करेगा। बिल्कुल, पिछली बार भी हमने एक क्वेश्चन किया था जो कि यही चीज बता सकते थे। जब दो बॉडीज का मास m kg है और इसका भी m kg है, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास, दोनों का मिलाकर, दोनों का मतलब दोनों का मिलाकर सेंटर ऑफ मास ना तो सिलेंडर के अंदर जाएगा ना ही स्फीयर के अंदर जाएगा। अगर इसमें से कोई भी एक बॉडी मैसिव होती तो सेंटर ऑफ मास उसके अंदर चला जाता, बस इतनी इसके बाद। तो सेंटर ऑफ मास जो होगा हमारे पास, सेंटर ऑफ मास इज एट boundary for same masses, is at the boundary, is at the boundary for same masses, for the same masses। यानी सेम मासेस के लिए सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा बच्चे हमारे पास? आपके लिए बाउंड्री पे आ जाएगा। ये हमारे पास किसके ऊपर आ जाएगा बच्चे? बाउंड्री के ऊपर आ जाएगा। जी बोलो। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं नहीं, देखो क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए ताकि मैं उसको कवर अप करके फिर आगे चले। जी है बेटा कोई क्वेश्चन? सर अगर दोनों के मास सेम रहेंगे तब बाउंड्री में रहेगा सेंटर ऑफ मास। अगर दोनों के मासेस क्या रहेंगे? सेम है हम्म, तो फिर सेंटर ऑफ मास बाउंड्री में होगा, लाई बाउंड्री, करेगा। बिल्कुल। ये आपके सामने एविडेंस है। और आप अपना पिछला लेक्चर, वीडियो लेक्चर देखिए। आप पिछले वीडियो लेक्चर में इसका मतलब आपने उसको ध्यान से नहीं देखा। उसके अंदर मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, 2 एग्जांपल्स। ये आपके पास परफेक्ट बराबर मास है, सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करेगा। ये एक बॉडी भारी हो गया तो सेंटर ऑफ मास उसके अंदर चला जाएगा। आपका एग्जांपल्स के साथ समझाया जा रहा है। ये तो आपकी रिवीजन करवाई जा रही है कि पिछली बारी मैंने आपको क्या करवाया। यस सर, यस सर। ठीक है, तो आप प्लीज उसको देखिए। सेंटर ऑफ मास हमेशा मैसिव बॉडी के अंदर जाने की कोशिश करें। ये पॉइंट आपको अगर समझ में आता है तो हम क्वेश्चन को बड़ी जल्दी हैंडल कर पाते हैं। ओके चलिए। सो हमारे पास यहाँ पर अगर हम समझने की कोशिश करें तो आपके पास यहाँ पर क्या कंडीशन आ जाएगी बच्चे? तो हमारे पास यहाँ पर कंडीशन ये वाली चीज आ गई। अब हम कुछ अजीब चीजें करेंगे। अब अजीब चीजें का मतलब क्या है? कि अब मैं अलग अलग बॉडीज के सेंटर ऑफ मास, जिसको आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग। अगर मेरे पास सेमी सर्कुलर रिंग है, सपोज कि मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास सेमी सर्कुलर रिंग है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा? ये अब याद होना चाहिए। कोई बच्चा बोलता है सर मैं याद नहीं कर सकता हूँ, तो मैं बोलूंगा बेटा देख, अब हमारे पास अगर हम इसको याद नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि हम पीछे रहने की तैयारी करें। बहाने तो बहुत है ना। और जिस बच्चा जो टॉपर है वो याद भी कर सकता है, अंडरस्टैंड भी कर सकता है, सब कुछ कर सकते हैं। तो हमारे पास ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस और ये हमारे पास ओरिजिन आ गया। और हमारे पास इसका रेडियस किसके बराबर आ जाएगा? आर के बराबर। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा? यहाँ कहीं। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पे लाई करेगा बच्चे हमारे पास 0। और आपके पास यहाँ पर 2r डिवाइडेड बाई पाई पे। अब ये वाली वैल्यू तो मुझे याद होनी चाहिए। ये वाली वैल्यू क्या सर, इस वैल्यू को आप निकाल कर बता सकते हो? मैं बिल्कुल निकाल कर बता सकता हूँ। सर क्या निकालने का कोई फायदा है? इतना कोई फायदा नहीं। आपको कोई फायदा नहीं होगा कि आप इसको किस तरीके से निकालोगे। ध्यान रखना बच्चे, सेमी सर्कुलर रिंग 2r बाई पाई, जहां पर r इसका रेडियस है। नेक्स्ट वन है सेमी सर्कुलर डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क। सेमी सर्कुलर डिस्क हमारे पास क्या होती है? जिसमें एक डिस्क जो हमारे पास हो जाती है,
इसको हम इस तरीके से, ये y आ गई हमारे पास और ये मेरे पास यहाँ पर x आ गया। ना दिस इज x और ये y आ जाएगा, ये हमारे पास x और आपके पास क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। ये आपके पास x और आपके पास y आ जाता है। ये हमारे पास आ गया 0 और ये 0, और हमारे पास इसका मास m kg। अब इसका रेडियस आपके पास यहाँ पर r के बराबर है। सेमी सर्कुलर डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है वो हमारे पास यहाँ से इस जगह पे लाई करेगा, और कितने डिस्टेंस पे आ जाएगा ये हमारे पास 4r/3π। यह हमारे पास किस पे आ जाएगा, 4r/ आपके पास किसके ऊपर आ जाएगा, 3π पे आ जाएगा, सेमी सर्कुलर डिस्क। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाता है सेमी, सेमी आपके पास सेमी, आपके पास, या फिर सेमी तो गलत वर्ड हो जाएगा, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर नॉट सेमिस्फीयर, आपके पास है हेमिस्फीयर। और हेमिस्फीयर के अंदर भी दो केसेस आ जाएंगे। अगर तो ये देखिए, ये सारी चीजें टॉपर बच्चा याद करके रखते हैं। ये मेरे पास आ गया सॉलिड, ये मेरे पास आ गया सॉलिड जो बिल्कुल सॉलिड है, नारियल, नारियल भी गलत बोल रहा हूं मैं। आपके पास कोई आधी, आप जो है आधा तरबूज काट लीजिए तो वो हेमिस्फीयर आ जाएगा। इसका रेडियस r है और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा, यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर होगा जहां पर मैं डॉट बना रहा हूँ, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 3r/8। और अगर मेरे पास हॉलो है, ये मेरे पास सॉलिड है, और मेरे पास अगर हॉलो है तो आपके पास यहाँ पर ये ऐसे आ गया और ये इस तरीके से यहाँ पर आ गया, ये यहाँ से लेके मेरे पास यहाँ पर, और इसकी वैल्यू आ जाएगी r/y एक्सिस पे लाई कर, ये हमारे पास किस पे लाई कर रहे हैं बच्चे, आपके पास y एक्सिस के ऊपर हमारे पास यहाँ पर लाई कर रहे हैं बच्चे हमारे पास। नेक्स्ट वन, आपके पास अगर मेरे पास कोन है, CONE कोन, अगर मेरे पास यहाँ पर कोन है तो उस कोन के लिए हमारे पास यहाँ पर फिर दो केसेस है। अगर तो मेरे पास सॉलिड है, ये देखिए सॉलिड है, अगर तो मेरे पास सॉलिड है, ये आपके पास इसकी हाइट आ गई h, या हमारे पास इसकी हाइट आपके पास किसके बराबर आ गई, h के बराबर आ गई, और हमारे पास यहाँ पर इसका सेंटर आ गया, और हमारे पास यहाँ से इस तरीके से अगर देखा जाए तो h/4, बेस से h/4 ऊपर, और हमारे पास ये सॉलिड कोन की बात हो रही है, ये बच्चा हमारे पास सॉलिड कोन की। और अगर मेरे पास हॉलो कोन है, अगर मेरे पास यहाँ पर हॉलो कोन है तो हॉलो कोन के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी, हॉलो कोन के लिए हमारे पास, हॉलो कोन के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, अगर हाइट h है तो मेरे पास बेस से h/ आपके पास 3 अपवर्ड डायरेक्शन, h/3 अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये पॉइंट अब आपको क्लियर, ये टेबल तो अब आपको याद होना चाहिए, ये टेबल अब आपको याद होना चाहिए कौन सी बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर, ठीक। और इससे हमारे पास क्या होते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। कैसे सॉल्व होते हैं मैं आपको समझाता हूँ। ये टेबल आज आपको इसका प्रिंट आउट जैसा भी आपको लगता है वो लेके आपके पास लगा होना चाहिए। और हमारे पास देखो क्वेश्चन कैसे, क्वेश्चन हमारे पास बड़ा सिंपल से, क्वेश्चन हमारे पास क्या है यहाँ पर, क्या अगर हम यहाँ पर बोलते हैं कि एक बच्चा, अ पर्सन या एक चाइल्ड मेक अ टॉय, मेड अ टॉय, मेड अ टॉय, यहाँ पर बच्चे वो एक टॉय बनाता है एज ए शो, यहाँ पर बच्चा हमारे पास वो एक टॉय बना रहा है। टॉय कैसा है जरा ध्यान से देख लीजिए, ये मेरे पास सॉलिड कोन है, ये मेरे पास यहाँ पर क्या बच्चे सॉलिड कोन आ गया, ये मेरे पास सॉलिड कोन है, और नीचे ये मेरे पास हेमिस्फीयर है, बना लिया उसने ऐसा। और हमारे पास यहाँ पर इसकी हाइट 4r है, और ये बच्चे आपके पास r, ये मेरे पास इसकी हाइट किसके बराबर आ गई 4r, और मेरे पास इसका रेडियस किसके बराबर है, r के बराबर। ध्यान से देखना, ये मेरे पास एक सॉलिड कोन है, ये मेरे पास एक सॉलिड कोन है, और मेरे पास यहाँ पर ये क्या आ गई, आपके पास यहाँ पर एक सॉलिड हेमिस्फीयर है, सॉलिड हेमिस्फीयर।
अच्छा, मासेस देख लेते हैं। अब मान लेते हैं कि ये मास मेरे पास 2m kg का है और ये मास m kg। अगर ये दोनों मासेस, अगर काका जी ये दोनों के दोनों मासेस कहां पर होते, बराबर होते, तो सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करता है, जहां पर दोनों की बाउंड्री मीट कर रही है। जहां पर दोनों की बाउंड्री मीट कर रही है वहां पर इन दोनों का क्या होता है, सेंटर ऑफ मास। ये वाली चीज, अगर दोनों का मासेस सेम होता है 2m और m, लेकिन अगर मास डिफरेंट है तो बताओ सेंटर ऑफ मास कैसे लाई करेगा। जी शाबाश, बताओ क्या सेंटर ऑफ मास अब किसी एक बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा, यस और नो, और अगर कर जाएगा यस तो सर, बॉडी में यस एंटर, सर। इसमें बोन के अंदर। वन। अब जरा ध्यान से देखते हैं, ये मेरे पास ऊपर की तरफ कौन सी है, आपके पास आ गई वाई एक्सेस आ गई, और ये हमारे पास ये कौन सी एक्सेस आ गई, एक्स एक्सेस आ गई। मैं इसको ओरिजिन मान लेता हूँ ओ और ओ, ये मेरे पास ओरिजिन आ गई ओ और ओ। अब ध्यान से देखते हैं, हमारे पास कोन जिसका मास 2m kg का है, इसका सेंटर ऑफ मास सॉलिड कोन का कहां पर लाई करता है, h/4 पे। हाइट इसकी कितनी है, 4r। तो बताओ आपके पास सेंटर ऑफ मास ऑफ द कोन कहां पर लाई करता है, h/4 फ्रॉम द बेस, h/4 फ्रॉम द बेस। तो जल्दी बता दो कितना आ जाएगा, 4r/4। तो यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, r। तो आपके पास यहां पर अगर देखा जाए तो ये हमारे पास आ जाएगा 0, क्योंकि वाई एक्सिस पे नहीं, और हमारे पास यहाँ पर कितने के बराबर है आपके पास, दिस इज इक्वल टू आर। और आपका सॉलिड हेमिस्फेयर का कहां पर लाई करता है, तो आंसर है 3r/8, बेस से 3r/8 अंदर की तरफ। तो अब इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा, नीचे की तरफ। जो आपके पास यहाँ पर m है और इसका हमारे पास सेंटर ऑफ मास आ जाएगा 0 -3r/8। अब कोई बच्चा बता सकता है -3r/8 क्यों आएगा, कोई बच्चा बता सकता है -3r/8 क्यों आएगा, शाबाश बोलो बच्चा। नेगेटिव वाई नेगेटिव एक्सिस। बाई एक्सिस। बिल्कुल, ये हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव वाई एक्सेस है, या या हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सेस है। तो अब सेंटर ऑफ मास ऑफ द टॉय, सेंटर ऑफ मास ऑफ द टॉय यह देख लेते हैं। सो हमारे पास 2m इंटू आर प्लस ऑफ m इंटू -3r/8 डिवाइडेड बाई, मेरे पास क्या आ जाएगा 2m प्लस ऑफ m। तो अब ऊपर मेरे पास कितना आ जाएगा 2mr, सो 2mr प्लस ऑफ, अब माइनस लिख लेते हैं क्योंकि -3mr है, माइनस ऑफ 3mr/8 डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या आ जाएगा 3, और ये हमारे पास कितना आएगा 16 -3 13, सो 13mr/ आपके पास कितना आ जाएगा 24m। तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास इसकी वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी 13r/24। तो हमारे पास इसके सेंटर ऑफ मास की वैल्यू कितने के बराबर है 13r/ हमारे पास 24। तो हमारे पास यहाँ पर 13r/24 हमारे पास एग्जैक्टली इसकी वैल्यू आ जाएगी। आपको ही पता लग रहा है इससे r की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इसका मतलब ये जो हमारे पास यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है ये कोन के अंदर चला जाएगा क्योंकि उसका मास बड़ा है। अगर दोनों का मास सेम होता तो आंसर क्या आता, 0। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर सेंटर ऑफ मास जो है वो बिल्कुल ओरिजिन पे लाई करता है, और ये सच, ये बड़े फेमस क्वेश्चंस है जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस है और ये आपको याद करना पड़ेगा अगर लाइफ में आगे जाना पड़ेगा। इसमें कोई रियायत नहीं है, इसमें कोई रियायत नहीं है किसी चीज की कि नहीं सर ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, नहीं, यही आपके पास एकमात्र तरीका आगे जाने का, यही एक इकलौता रास्ता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, कि कंबाइन कर दिया तो करना क्या है, इंडिविजुअल बॉडीज के सेंटर ऑफ मास को आपने लोकेट करना है, उसके कोऑर्डिनेट्स देखने हैं और उसको पुराने मेथड से सॉल्व करना है।
मैं यहाँ पर वेट कर लेता हूं, अगर आप इसके अंदर से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो, कोई भी चीज पूछना चाहते हो, देखो आपको एक डायलॉग, एक चीज मेंटेन, रास्ता मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे कल पेपर खत्म हुआ, बच्चों के कॉल आते हैं, सर ऐसा हुआ वैसा हुआ, आपने जो बोला था वैसा हुआ। बच्चों के कॉल तभी आते हैं कि सर आपने बोला था कि ये वाली चीज ऐसे पढ़ के जाना, केमिस्ट्री मैथ्स ऐसे आया जैसा आप बोल रहे थे, फिजिक्स वैसे आई, उन्हीं में से ज्यादा आई जिनमें से सेक्शन आप बोले। तभी बोला जाता है टीचर से इंटरेक्शन करके रखा करो। अगर आप टीचर से राब्ता नहीं रखोगे, बातचीत नहीं करोगे, तो एक इवेंचुअली जो आपको, देखो पढ़ाई तो हर बच्चा कर रहा है ना, पढ़ाई हर बच्चे को मुश्किल लग रही है, लेकिन जो टॉपर बच्चा वो इस मुश्किल में से निकल पाता है। और कैसे निकल पाता है? जब वो ढंग से काम करता है, वो जब समझता है कि टीचर क्या समझाने की कोशिश करे, कैसे करे। अगर कोई चीज पूछनी है तो आप पूछ सकते हो दोबारा, हाँ या ना। देखो मैं एक एक्स्ट्रा माइल, आप अगर कोई प्रॉब्लम बताओगे, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की अपनी तरफ से, लेकिन आपको प्रॉब्लम बतानी पड़ेगी कि सर ये प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम है, मैं ऐसा कर रहा हूँ। आप इवेंचुअली बोल के तो देखिए कि सर आज हम इतनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मैं उसको सॉर्ट आउट करूंगा ताकि आपका एक अच्छा रैंक आ सके, आप क्लास के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सके। चलिए ठीक है बच्चे। सो हमारे पास यहाँ पर ये वाली चीज भी आ गई। अब आप बातचीत करना नहीं करना वो आपके हाथ पे भी है, ठीक है, वो पूरा का पूरा मेरे हाथ में भी नहीं है, आपके हाथ में भी है, क्योंकि बातचीत मैंने अपनी तरफ से कर दिया, आपका रिप्लाई आएगा तो मैं रिप्लाई करूंगा। नेक्स्ट, ये हमारे पास कुछ रेगुलर बॉडीज और कुछ टिपिकल बॉडीज के, जो सीबीएसई बोलती है या जो जेई बोलता है कि भाई इतने के तो आपको पता होनी चाहिए कि सेंटर ऑफ मास। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट बच्चे, अब हमारे पास यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आता है, वो कॉन्सेप्ट हमारे पास थोड़ा सा, जिसको हम बोल सकते हैं बच्चे हमारे पास समझने लायक, और इसको बच्चे हम यहाँ पर बोलते हैं, दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज टू बी द shifting of the shifting of the shifting of the center of mass, shifting of the center of mass, shifting of the center of mass in a uniformly massed body, in a uniformly mass body, uniformly mass body, the center of mass, the center of mass lies near the near the near the yeah, center of mass lies at the geometrical center, the center of mass lies at the geometrical center। यह हमारे पास ज्योमेट्रिकल सेंटर के ऊपर लाई करती है। जब बॉडी यूनिफॉर्मली आपके पास मैसिव बॉडी, तो ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई कर जाती है। इफ, अगर, इफ वन कट्स द बॉडी, कट्स द बॉडी, कट्स द बॉडी, अगर कोई पर्सन यहाँ पर इस बॉडी को आपके पास कट कर देता है एंड रिमूव, और रिमूव कर देता है अ स्मॉल मास, अ स्मॉल मास, और ये इसमें से हम एक स्मॉल मास को रिमूव कर देते हैं, देन हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, देन द सेंटर ऑफ मास ओरिजिनल, द सेंटर ऑफ मास जो कि ओरिजिनल, द सेंटर ऑफ मास ओरिजिनल शिफ्ट्स, ये बच्चा हमारे पास शिफ्ट हो जाता है टू न्यू लोकेशन, एक नई लोकेशन की तरफ को चला जाता है, विच लाइज, जो कि लाई करेगी, विच लाइज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, in the opposite direction, in the opposite direction from where mass is removed, from where mass is removed, from where the mass is removed, जिसके अंदर से हमने मास को क्या कर दिया बच्चे, रिमूव कर दिया, from where the mass is removed, जिसके अंदर से हमने मास को रिमूव कर दिया। बड़ी सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सी बात। हमारे पास यहाँ पर इसका मतलब क्या निकल कर आता है, फोकस करते पहले। मेरे पास ये एक, आपके पास एक बॉडी है, ये आपके पास आ गया, और ये हमारे पास इसका सेंटर ऑफ मास आ गया,
ये हमारे पास इसका सेंटर ऑफ मास आ गया। दिस इज द ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास। और कोई पर्सन क्या करता है, यहां से कुछ मास को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। यहां से कुछ मास को आपके पास क्या कर देता है बच्चे, रिमूव कर देता है। इतने पोर्शन को हमारे पास इसमें से निकाल देता है, इतने पोर्शन को हमारे पास यहां से निकाल देता है। ये मास है जिसको हमने यहाँ पर रिमूव कर दिया, जो मास है यहाँ पर जिसको मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। जैसे मैं इस मास को यहाँ से क्या कर दूंगा, आपके पास रिमूव करूंगा, अब ये बॉडी का मास चेंज हो गया पहले से, तो ये सेंटर ऑफ मास यहाँ से कहाँ की तरफ को शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे। ये एग्जैक्टली मास अगर यहाँ से रिमूव किया तो ये यहाँ की तरफ को शिफ्ट हो जाएगा और ये सेंटर ऑफ मास की नई लोकेशन आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर इस तरीके से आपके पास एक स्क्वायर ऑब्जेक्ट है, बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई कर रहा है, इस वक्त कहाँ पे लाई कर रहा है, सेंटर। बिल्कुल सेंटर। और सपोज कि आप में से कोई पर्सन आता है और वो इसमें से इतने मास को रिमूव कर देता है, ये देखिए इतने मास को रिमूव कर दिया। जैसे वो इतने मास को रिमूव करेगा, बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ की तरफ को भागेगा। मैंने इस मास को रिमूव कर दिया, 1 नंबर वाले को यहाँ पर रिमूव कर दिया। अब बताओ ऐसा करने से सेंटर ऑफ मास कहाँ की तरफ को शिफ्ट कर जाएगा आपके पास, यहाँ की तरफ। ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा 1 इस तरीके से। अब कोई और दूसरा पर्सन आता है और वो भी यहाँ पर क्या कर देता है, इसके सेंटर ऑफ मास को यहाँ कहीं से रिमूव कर देता है। ये देखिए ये ऐसे, ये रिमूव कर दिया। अब बताओ जैसे वो कोई और पर्सन आया, उसे सेंटर ऑफ मास को यहाँ से रिमूव कर दिया, ये 2 नंबर। जैसे रिमूव कर दिया, बताओ ये जो आपके पास ओरिजिनल था ओ से ये ओ डैश पे चला गया, और जैसे ये रिमूव करेंगे तो ये सेंटर ऑफ मास अब इससे ऑपोजिट, यानी कि आपके पास यहाँ कहीं पर पहुंच जाएगा। ये बिल्कुल ऑपोजिट, जो मास आप रिमूव करते हो उससे उल्टी डायरेक्शन में जाता है। तो ये सेंटर ऑफ मास हमारे पास 2 यहाँ पर पहुंच गया, सेंटर ऑफ मास हमारे पास 2 यहाँ पर पहुंच गया। चलो जी अब देखते हैं, फिर एक और पर्सन आता है, वो सेंटर ऑफ मास को फिर रिमूव कर देता है, और सॉरी मास को रिमूव कर देता है, ये ऐसे कर दिया। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, एक मिनट। यानी कि हम यहाँ से इसको इतना रिमूव कर देते हैं फिर से मास को। अब ये मास को रिमूव कर दिया, हमारे पास ये नंबर तीसरा। अब बताओ इसको रिमूव करने से अब सेंटर ऑफ मास कहाँ पे चला जाएगा, सेंटर ऑफ ऊपर चला जाएगा। ये आपके पास ऊपर चला गया, यहाँ पर बिल्कुल ऑपोजिट, ये हमारे पास बिल्कुल ऑपोजिट, और ये आ गया तीसरा। और फिर लास्ट में पर्सन क्या करता है, फिर एक और बार सेंटर आपके पास मास को रिमूव कर देता है। अब बताओ सेंटर ऑफ मास दोबारा से कहाँ पर आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड, और दोबारा ओरिजिन पे आ जाएगा। रीजन बताओ, सेंटर पे, क्योंकि अब ये दोबारा से सिमेट्रिकल बॉडी बन गई। आई बात कुछ समझ में, Yes, अब दोबारा से हमारे पास क्या बन गई, सिमेट्रिकल बॉडी बन गई। ये चीज सेंटर ऑफ मास हमारे पास यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। जब हम चलते हैं तो हमारा लेफ्ट लेग अगर आगे जाता है तो राइट लेग, आपका लेफ्ट लेग अगर आगे जाता है तो राइट हैंड आगे जाता है, सेंटर ऑफ मास को कंट्रोल करने के लिए। सेंटर ऑफ मास एक तरफ क्यों जा रहा है दूसरी तरफ, क्योंकि जब आप मास को हटा देते हो तो दूसरी तरफ की बॉडी का मास बढ़ जाता है कंपैरिजन में, और सेंटर ऑफ मास बड़े मास की तरफ जाना चाहता है तो वो शिफ्ट हो जाता है। यानी कि मास को रिमूव करने से सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन बच्चा अब हमारे पास यहाँ पे टीचर यही क्वेश्चन पूछेगा कि सेंटर ऑफ मास की लोकेशन आपने बतानी, तो मैं लोकेशन का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अब कॉन्सेप्ट सीखिएगा, कॉन्सेप्ट 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 है हमारे पास न्यू लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, न्यू लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, न्यू लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। फोकस करना, हमारे पास न्यू लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास को हम करेंगे कैसे, मैं समझाता हूँ। यहां पर सबसे पहले मेरे पास जो आर, आपके पास डैश, ये नई लोकेशन है सेंटर ऑफ मास की, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एम ओरिजिनल, जो मेरे पास ओरिजिनल मास था जिसमें से मास को रिमूव नहीं किया था,
उसका अपना सेंटर ऑफ मास क्या था r1 माइनस जो मास आपने रिमूव किया, जो मास आपने रिमूव किया उसका क्या सेंटर ऑफ मास था, उसका भी तो कोई ना कोई सेंटर ऑफ मास होगा। जो मास आप रिमूव कर रहे हो वो भी तो एक बॉडी है, उसका भी तो अपना कोई ना कोई क्या होगा, आपका सेंटर ऑफ मास होगा। जो मास आप रिमूव कर रहे हो उसका भी अपना सेंटर ऑफ मास है। और अब बीच में प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। और क्यों माइनस आएगा, मास रिमूव हो डिवाइडेड बाई आपके पास मास ओरिजिनल, जो आपके पास ओरिजिनल मास है, माइनस जो मास हम यहाँ पर क्या कर रहे रिमूव कर रहे, जो मास हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं रिमूव। यहाँ पर मेरे पास r1 क्या चीज है, r1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास, ऑफ आपके पास क्या आ गया ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास। और मेरे पास यहाँ पर r2 क्या चीज है, शाबाश बता दो, पोजीशन वेक्टर ऑफ रिमूव्ड सेंटर ऑफ मास। जिस बॉडी को आप हटा रहे हो उसके सेंटर ऑफ मास को भी तो आप हटा रहे हो, तो उसका पोजीशन वेक्टर जो होगा वो r2। और आप जो मास को रिमूव कर रहे हो उसके साथ अब पॉजिटिव साइन नहीं आएगा, नेगेटिव साइन, क्योंकि आप रिमूव कर रहे हो। अब जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को करना कैसे, अंडरस्टैंड कैसे करना। और ये यहाँ पर मैं NCERT की प्रॉब्लम से शुरू करूंगा। देखिए क्या हमारे पास NCERT की प्रॉब्लम क्या बोलती है, मेरे पास एक डिस्क, दिस इज अ यूनिफॉर्म डिस्क, ये मेरे पास एक डिस्क है जिसका रेडियस मेरे पास किसके बराबर है, आपके पास r के बराबर है, जिसका रेडियस मेरे पास यहाँ पर r के बराबर है। ये रेडियस हमारे पास r के बराबर है और इसमें से हमारे पास एक लाइन ऐसे गुजर रही है आपके पास ऐसे, ये x एक्सिस आ गई, और एक लाइन हमारे पास यहाँ से गुजर रही है जो कि y एक्सिस है। तो जहां पर x और y एक्सिस मीट करते हैं वो चीज आपके पास क्या बन जाती है, शाबाश बताओ, वो हमारे पास यहाँ पर बन जाती है ओरिजिन, 0 0 और 0। फोकस करते रहे। और ये जो आपके पास डिस्क है इसका मास मेरे पास किसके बराबर है, m kg। मैं आपको क्या करवा रहा हूं, आपको NCERT की एक प्रॉब्लम करवा रहा हूं, NCERT की एक प्रॉब्लम करवा रहा हूं कि मास आपके पास क्या है, m kg। अब होता क्या है, ध्यान से समझिए, टीचर हमको यहाँ पर बोल रहा है इस पर्टिकुलर डिस्क, अब जो डिस्क है उसका मास m kg है, इस पर्टिकुलर डिस्क में से हम क्या करते हैं, एक जो आपके पास मास है उसको रिमूव कर देते हैं, वो भी एक डिस्क, एक मास को रिमूव कर देते हैं जो आपके पास डिस्क है इस तरीके से, या हमने इसमें से रिमूव कर दी। और जो डिस्क आपने रिमूव की उसका रेडियस किसके बराबर हो जाएगा, टेक्निकली बताओ शाबाश, जो आप यहाँ पे रिमूव r/2, ये हमारे पास इसका सेंटर आ जाएगा, ये ओरिजिनल सेंटर है O, जो रिमूव कर रहे हो उसका सेंटर O', और इसका रेडियस आपके पास किसके बराबर है, शाबाश बता दो, r/2। और जो मास आपने इसमें से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब क्वेश्चन शुरू होता है, लोकेट द न्यू सेंटर ऑफ मास, लोकेट द न्यू सेंटर ऑफ मास। कोई बच्चा बताएगा कि न्यू सेंटर ऑफ मास होगा कहां पर, y एक्सिस पे, x एक्सिस पे, y पॉजिटिव एक्सिस पे या x नेगेटिव एक्सिस पे। याद रखना, इफ फ्रॉम द डिस्क ऑफ negative x-axis पे, from the disk of mass capital M kg, from the disk of mass capital M kg and radius capital R, और जो रेडियस है आपके पास कैपिटल R, दे आपके पास यहाँ पर दे डिस्क ऑफ रेडियस, the disk of radius r/2 is removed, disk of the radius r/2 is removed, this is removed। चलो शाबाश, अब ध्यान से काम करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो मास ओरिजिनल था वो कितने के बराबर है, शाबाश बता दो वो हमारे पास कैपिटल M kg के बराबर है। और पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास, पोजीशन वेक्टर
ऑफ द आपके पास ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास। अगर ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास, अगर इसमें से इस बॉडी को रिमूव नहीं किया जाता तो इस पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई कर रहा था आपके पास, 0 0 और 0 पे। तो आप लिख दोगे जी ये तो 0 0 और 0 पे आपके पास, ये पहली चीज आ गई। अब जो मास आपके पास रिमूव किया गया उसको कैसे निकालोगे, अब ये निकालना हमारे पास चैलेंज है। कैसे निकालोगे, मैं तरीका बता देता हूँ। आपके पास पाई आर स्क्वेयर का एरिया था पूरा का पूरा, तो इसका मास मेरे पास कैपिटल एम के जी, तो यूनिट एरिया का मास कितना आ जाएगा, m अपॉन पाई इंटू कितना आ जाएगा, आर स्क्वेयर। तो पाई इंटू आर स्क्वेयर अपॉन 4, इसका मास कितने के बराबर आ जाएगा, शाबाश बता दो, m इंटू पाई इंटू आर स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वेयर अपॉन 4। लग गया पता, जो मास आपने रिमूव किया है वो 1/4। लग गया पता कि क्यों m/4 है बच्चे आपके पास, लग गया पता। हमने सिमेट्री से, क्योंकि डिस्क के पास एक एरिया, पूरे एरिया के पास मास m है, तो जो छोटा सा एरिया आप निकाल रहे हो उसके पास कितना मास होगा, यूनिटरी मेथड से लिख जाएगा। उसका रेडियस अगर r/2 है तो पाई इंटू आर स्क्वेयर बाई 4, m/4। और आपके पास m/4 के, अब इसका जो मास रिमूव किया गया, इसका सेंटर ऑफ मास जो ये वाला ओरिजिन है इससे कितनी दूर है, शाबाश बता दो। तो आपका आंसर आ जाएगा जी r/2 और 0 पे। तो अब हमारे पास आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ द रिमूव्ड आपके पास मास, शाबाश। तो ये मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, r/2 और 0। अब हमारे पास क्या आ गया कि मुझे यहाँ पर नया सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बतानी, देखते हैं कहाँ पर होगा, मैं यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास आएगा कैसे, तो सेंटर ऑफ मास का आपके पास रिमूव पोर्शन का, तो न्यू लोकेशन आपके पास कैसे आ जाएगी देखते। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, मास ओरिजिनल m, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास 0, मास रिमूव तो -m/4, पोजीशन वेक्टर r/2, नीचे मेरे पास क्या आ गया, m माइनस ऑफ m/4। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -mr/8 डिवाइडेड बाई 4m माइनस m/4। तो जल्दी बता दो कितना आंसर आ जाएगा, -mr और यहाँ पर डिवाइडेड बाई मेरे पास 8 इंटू 3m और 4 आपके पास ऊपर, ये कैंसिल कर दोगे तो कितना आ जाएगा, m से m कैंसिल, ये 2 आ जाएगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, -r/6। तो इसका मतलब, माइनस का मतलब है और वो भी x एक्सिस का, तो ये न्यू लोकेशन आपके पास आ जाएगी सेंटर ऑफ मास की। तो ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास की आपके पास क्या आ जाएगी, न्यू लोकेशन आ जाएगी, और ये कितनी दूर है आपके पास, r/6। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी, प्लीज ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। ऐसा हमारे पास क्वेश्चन जो है वो हमारे पास एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। ऐसा क्वेश्चन बच्चे हमारे पास किसके अंदर है, आपके एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। प्लीज इस बात को देख लेना, इसके ऊपर, इस लेवल से ऊपर क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला। मैं आपको सही बोल रहा हूँ, आपके पास क्वेश्चन इस लेवल से ऊपर नहीं जाने वाला। अगर किसी बच्चे को लगता है बहुत मुश्किल क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल सेंटर ऑफ मास के बिल्कुल आसान क्वेश्चन आएंगे। कल भी जेईई एडवांस के अंदर जो क्वेश्चन आ रखा था वो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन जो क्लासरूम के अंदर करवाया जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड करवाया जाता है, बिल्कुल जेन्युइन बच्चा। अब ये बच्चा अगर कोई जेन्युइन होगा तो वो समझ रहा होगा कि ओरिजिनल मास है, उस ओरिजिनल मास के सेंटर ऑफ मास को लोकेट करना है, जो मास रिमूव्ड है उसकी वैल्यू निकालनी है, उसका भी ओरिजिन से। अब ये ढूंढना मेरा काम है, या टीचर के, मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है ये आपको बताने के लिए कि आप इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे ढूंढोगे। टीचर हो सकता था कि टीचर ये एक्स और वाई एक्सिस कहाँ पे लगा देता, कॉर्नर पे लगा देता, फिर क्या होता, फिर जो ओरिजिनल मास है उसका सेंटर ऑफ मास क्या हो जाता, आर और 0, और जो हमारे पास आपके रिमूव्ड मास है उसका सेंटर ऑफ मास क्या हो जाता है, 3r/2। तो जो कोऑर्डिनेट्स ढूंढने वो हमारा काम है,
वो टीचर हमको नहीं बताएगा, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। मास जो आप रिमूव कर रहे हो उसको निकालना तरीका है, उसको यूनिटरी मेथड से निकालना है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। हम सिर्फ आपको टिपिकल क्वेश्चंस करके बता देते कि ऐसा ना हो कि स्कूल के अंदर ये क्वेश्चन आए और आप गड़बड़ कर जाओ। लेकिन टीचर चाहे तो वो आपके पास इस जीरो को जो ओरिजिन है यहाँ पर लेके जा सकता है, यहाँ लेके जा, कहीं पर भी लेके जा सकता है बच्चे, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट वन तो नेक्स्ट वन, अब हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है अगर हम फोकस करें तो हमारे पास नेक्स्ट वन, इसके बाद हमारे पास बहुत सारे एक तो टिपिकल क्वेश्चन है और हमारे पास अब नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए क्या चीज आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज दी अगेन टिपिकल केस, द टिपिकल केस ऑफ द आपके पास आ जाती है द कॉन्सेप्ट ऑफ द मास डेंसिटीज, द कॉन्सेप्ट ऑफ द मास डेंसिटीज, द कॉन्सेप्ट ऑफ द मास डेंसिटीज। पहला मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, लीनियर मास डेंसिटीज, लीनियर मास डेंसिटीज। हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट क्या आ जाता है, लीनियर मास डेंसिटी। इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, पर ये है क्या, मैं समझाता हूँ। हमारे पास सपोज कि इस तरीके से एक रॉड है आपके पास, इस रॉड का मास मेरे पास किसके बराबर है, mkg। इस रॉड का मास मेरे पास है आपके पास mkg और इसकी लेंथ मेरे पास यहाँ पर l है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि लीनियर मास डेंसिटी क्या है। तो लीनियर मास डेंसिटी है लैम्डा, लैम्डा आपके पास क्या आ जाता है, मास पर यूनिट। आपके पास लैम्डा किसके बराबर है, शाबाश, दिस इज द मास पर यूनिट। हमारे पास लैम्डा किसके बराबर है, मास पर यूनिट लेंथ। हमारे पास यहाँ पे लैम्डा किसके बराबर है, मास पर यूनिट लेंथ। तो ये लैम्डा आ जाती है, यूनिट क्या आ जाएगी, केजी पर मीटर। और इसका फायदा क्या हुआ, अब बच्चा बोलता है, मैं बताता हूँ फायदा। सपोज कि आप में से कोई बच्चा छोटे से सेक्शन का एरिया सॉरी मास निकालना चाहता है, ये वाला, ये छोटा सा पोर्शन है dx, इसका मास आप निकालना चाहते हो। तो तरीके तो दो हैं बच्चे। पहला तरीका क्या है, एल लेंथ का मास m kg है, तो यूनिट लेंथ का मास कितना आ जाएगा, m बाई एल। तो dx पोर्शन का मास कितना आ जाएगा, शाबाश बता, तो m बाई एल इंटू आपके पास आ जाएगा dx। और दूसरा तरीका है, अगर मुझे लैम्डा पता है तो लैम्डा से मैं क्या कर दूंगा, मल्टी लैम्डा अगर मुझे पता है तो ये जो मास है मेरे पास, जो छोटा सा मास है dm kg, ये कैसे आएगा, लैम्डा इंटू dx, सिंपल। अगर मेरे पास मुझे लैम्डा पता है तो उस लैम्डा से मैं बड़े आराम से क्या निकाल सकता हूँ, किसी भी तरीके से आपके पास उसका मास निकाल सकता हूँ, वो चाहे पूरा पोर्शन है, चाहे आधा पोर्शन है, चाहे जैसे मैं। तो ये लैम्डा का फायदा। पर लैम्डा हमको चाहिए क्यों, अब बच्चा बोलता है सर लैम्डा हमें चाहिए क्यों, मैं बताता हूँ क्यों चाहिए। मुझे एक बात बताओ, ये मेरे पास एक बेसबॉल का डंडा है, ये मेरे पास यहाँ पर एक बेसबॉल का डंडा है। आपको क्या लगता है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, इसे कहाँ पर लाई करना चाहिए, ये एक बेसबॉल का डंडा है तो इसका सेंटर ऑफ मास, ये इसका हैंडल है, तो बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करना चाहिए, कहाँ पर लाई, मैं आपको लोकेशन देता हूँ, एक ए यहाँ पर, दूसरा बी यहाँ पर और तीसरा सी यहाँ पर, कहाँ पर लाई करना चाहिए, सी पे करना चाहिए। क्योंकि बच्चों वहां पर मास सबसे ज्यादा, बिल्कुल सही चीज, जहां पर मास ज्यादा होगा सेंटर ऑफ मास वहां खिंच जाता है, अपने आप आ जाता है। जैसे कि अगर चाय का कप पूरा का पूरा भरा हो, चाय का कप अगर पूरा का पूरा भरा हुआ है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, बिल्कुल सेंटर पे। मैं जैसे जैसे चाय पीता जाऊंगा सेंटर ऑफ मास कहाँ पर जाता जाएगा, बताओ शाबाश, बोलो। अगर हाँ बिल्कुल नीचे जाता जाएगा, और अगर मैं पूरी चाय पी लूं तो सेंटर ऑफ मास दोबारा से कहाँ पर आ जाएगा, सेंटर पे, क्योंकि फिर पूरा खाली हो जाएगा, पूरा सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो हमारे पास, आप मानोगे नहीं, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आ रखा था कि मेरे पास एक बॉल है और उस बॉल के अंदर एक शेक कर दिया गया है और उसमें से पानी या सैंड नीचे गिर रही है। आपको सिर्फ इतना देखना है कि सेंटर ऑफ मास चलता कैसे है। तो पहले वो सेंटर ऑफ मास नीचे आएगा और नीचे जाने के बाद कहाँ पे चला जाएगा, सेंटर ऑफ मास फर्स्ट कम डाउनवर्ड्स
देन गोज अपवर्ड। क्यों? पहले वो सॉलिड बॉडी थी, तो सॉलिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास सिमेट्रिक थी, अंदर होता है सेंटर पे, और जैसे जैसे मास कम होता जाएगा सेंटर ऑफ मास नीचे आता जाएगा, और जब वो पूरी खाली हो जाएगी अगेन सिमेट्रिकल बॉडी बन जाएगी, सेंटर ऑफ मास कहाँ पर चला जाएगा? ऊपर की तरफ। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जा सकता है, और देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन। टीचर ने आपका कॉन्सेप्ट चेक करना है कि भारी मास की तरफ सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, रिमूव्ड मास होगा, ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो टीचर आपके चेक करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, चलो ये हमारे पास आ गया। अब इससे हमको फायदा क्या, मैं समझाता हूँ इससे फायदा क्या आपको, मैं समझाता हूँ। इस लैम्डा से आप किसी भी लेंथ को मल्टीप्लाई करें, पहले तो आज हम इसको करते हैं। लैम्डा से अगर मैं किसी भी लेंथ को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? आपको उस लेंथ का आपके पास क्या मिल जाएगा? मास मिल जाएगा। यही तो फायदा हुआ, यही फायदा हुआ, और तो कोई फायदा नहीं। सो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से आपके पास दो मैंने रॉड्स लगा दी, ये देखिए ये दो रॉड्स लगा दी, और ये रॉड्स यूनिफॉर्म है, लेकिन इनकी डेंसिटीज अलग अलग है, लैम्डा 1 और लैम्डा 2, लेंथ L। अब कोई बच्चा बता सकता है पहली रॉड का मास कितने के बराबर होगा और दूसरी रॉड का मास कितने के बराबर होगा? शाबाश, बोलो बोलो, पहली रॉड का मास कितने के बराबर हो जाएगा? और लैम्डा दूसरा 1 into L। लैम्डा 1 into L। और दूसरे का भी लैम्डा 2 into L। अब देखना बच्चे, अब टीचर हमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है, ये टीचर ने y एक्सिस दे दी, ये x एक्सिस दे दी, और ये बच्चा हमारे पास ओरिजिन आ गया, टीचर ने खुद दे दिया। टीचर बोलता है लोकेट देयर सेंटर ऑफ मास। अब देखो अगर देखा जाए तो ये आपका मैं लेवल धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, तीसरी तरीके वही क्वेश्चन को एक नए तरीके से बता रहा हूँ। अब क्योंकि ये सिलेंड्रिकल टाइप बॉडी है और सिमेट्रिक है, ना कहीं से पतली ना कहीं से मोटी, तो पहली बॉडी का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे आ जाएगा L/2 और 0, कहां से? इस ओरिजिन से। तो दूसरी बॉडी का भी कहां पर आ जाएगा? इसके सेंटर पे, पर ओरिजिन से डिस्टेंस कितना हो जाएगा काके? 3L/2 और 0। अब रह क्या गया? पहले मास और लेंथ दोनों गिवन थी, अब टीचर ने मास को आपको सोचने को दे दिया। अब पहली बॉडी का जो मास है वो m1 है, दूसरा m2 है, इसका L/2 आ गया, इसका 3L/2 आ गया, इसका 0 आ गया, इसका भी 0 आ गया। अब m1 को निकालना ही हमारे पास है कि लैम्डा 1 into L, और इसी तरीके से मेरे पास लैम्डा 2 into L। अच्छा, अब देयरफॉर सिंपल मल्टीप्लाई करना है यार, मल्टीप्लाई लैम्डा को लेंथ से, मास आ जाएगा, और आपको वैसे ही लोकेट करना है। अब तो पुरानी चीजें आ गई है, क्या मुझे सेंटर ऑफ मास चाहिए दोनों बॉडीज का, तो मैं पहली वाली सारी बॉडी का मास खुद के सेंटर ऑफ मास पे मान लूंगा L/2, दूसरी बॉडी का भी सारा मास अपने सेंटर पे मान लूंगा L/2, और मेरे पास सेंटर ऑफ मास किसके बराबर आ जाएगा? ये मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा m1 into L/2 प्लस ऑफ m2 into 3L/2 डिवाइडेड बाई मेरे पास क्या आ जाएगा? m1 प्लस ऑफ m। अब m1 तो मेरे पास क्या आएगा? लैम्डा 1L into L/2 प्लस ऑफ लैम्डा 2 into L, और बच्चे आपके पास 3L/2 डिवाइडेड बाई। अब देखो, अब जब ये क्वेश्चन आएगा तो बच्चा बोलेगा सर क्वेश्चन खतरनाक है। अभी देखो मैं बड़ा डाइल्यूट करके चल रहा हूँ, हो सकता है कि दूसरे की लेंथ में 2L ले लूं, पहले की 2L ले लूं, लैम्डा 1 है इसको लैम्डा ले लूं, इसको 2 लैम्डा ले लूं। मतलब अब तो टीचर आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, टीचर बाकी जो मर्जी करता है। अब हमारे पास L से L से L से L क्या हो जाएंगे? कैंसिल। मैं तो आपसे जनरल बात करूंगा, और लैम्डा 1 into आपके पास 2 प्लस 3 लैम्डा 2 into L/2 डिवाइडेड बाई लैम्डा 1 प्लस ऑफ लैम्डा 2। इसमें से L/2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा? लैम्डा 1 प्लस ऑफ 3 लैम्डा 2, और नीचे मेरे पास लैम्डा 1 प्लस ऑफ लैम्डा 2, और ये हमारे पास आंसर। मैं बहुत सिंप्लीफाइड, देखो स्टेट बिल्कुल जेन्युइन सी चीज है। अब टीचर इसमें 3 रॉड रख दे, 10 रॉड रख दे, ये तो मुझे देखना। टीचर लैम्डा को डिफरेंट कर ले, एक को लैम्डा एक को 3 लैम्डा, लेंथ डिफरेंट कर दे, ओरिजिन कहीं और ले जाए। अब एक बात बताओ तुम में से जगजोत, अगर ये ओरिजिन दोनों के बिल्कुल बाउंड्री पे होता पार्थ,
नितिका, जगजोत, तो आप फिर बताओ क्या करते हैं फिर λ2 वाले का ये L/2 क्या होता है पॉजिटिव का, Positive. इसका L/2 क्या होता है नेगेटिव। नेगेटिव। बस ये चीज करनी है। लोग बोलते हैं क्वेश्चन मुश्किल है, अरे कुछ मुश्किल नहीं है भाई। तो अब एनसीईआरटी, नहीं तो मेरा गुस्सा बरकरार रहेगा आपसे, मैं नाराज हूं आप सबसे क्योंकि आपने एनसीईआरटी वर्क पावर एनर्जी की नहीं की है, उसको सर आज की रिकॉर्डिंग भेज देना, आपने पिछले 2 दिन भेजी आपके थी ना। पास बच्चे आप उस चीज को थोड़ा सा कर लेना और एनसीईआरटी कर लेना। तो फिर बेटा इसको भी मैं आपको सेंटर ऑफ मास की एनसीईआरटी साथ साथ करवा रहा हूँ, याद रखना इसकी एनसीईआरटी में साथ साथ करवा रहा हूँ आपको। और आपने प्लीज वर्क पावर एनर्जी की एनसीईआरटी खत्म करो बच्चे, दूसरे बच्चों से पीछे नहीं रहना, दूसरे बच्चों के सर आगे निकलना, ठीक है। हाँ बोलो। सर वो आपने रिकॉर्डिंग नहीं भेजी सर पिछले 2 दिन। मैं देखता हूँ बच्चे, अगर नहीं भेजी होगी तो मैं भेज दूंगा, ठीक है। चलिए ठीक है सर। ओके ठीक है बेटा, सर। बाय, टेक केयर, बाय बाय, टेक, Thank you, sir. ओके गॉड